Great morning, my dear friends. दोस्तों भूपेश आनंद and I am discussing with accounting concepts. I am into lecture number 14 ACCA. Specifically, I am doing for ACCA F3 financial accounting, and I am discussing the basic logical accounting concepts, accounting principles. और बेटे मैंने सभी प्रिंसिपल्स के एक अलग अलग लेक्चर को डिवोट किया सो दैट आई कैन गिव द इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी आई कैन गिव द लॉयल्टी टू ईच एंड एवरी जस्टिस टू ईच एंड एवरी कंसेप्ट. तो आप जल्दी से ओपन कर लें, आज बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ दैट कंसेप्ट इज अक्रूवल कंसेप्ट. इट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट एज पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग IASB. बेटे कोई नहीं कराता, कंसेप्ट ही नहीं कराता. मैंने तो लेक्चर्स को, कंसेप्ट को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग लेक्चर्स में विकिपीडिया से गाने दिखाकर कंसेप्ट बताए बेटे, सो दैट आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए. तो आपका एक ड्यूटी बनता है, दैट योर ड्यूटी इज प्लीज टेक आउट योर रजिस्टर्स, क्लास नोट्स, क्लास रजिस्टर्स, सिट ऑन अ टेबल एंड चेयर एंड प्लीज स्टार्ट राइटिंग इट. सो ACCA F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर 14 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं. बेटा मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है. आप पहले मेरी कहानी को सुनिएगा, अब लिखने की जरूरत है नहीं. लिखेंगे बेटे, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, बट द पॉइंट इज अभी पहले आप 2-3 मिनट मेरी बात को सुनेंगे तो मुझे लगता है बड़ी सारी बातें वैसे ही क्लियर हो जानी है. बेटे आप जब स्कूल में जाते थे ना, जब आप स्कूल में जाते थे तो आपका एक क्लास में, जैसे 9th क्लास में आप हैं, अज्यूम कर रहे हैं, तो बेटे 9th क्लास का ड्यूरेशन अगर आप देखें तो 12 मंथ्स का ड्यूरेशन होता था. मतलब जिस पीरियड से हम क्लास स्टार्ट करते थे और जिस पीरियड में एंड होता था जब आप नेक्स्ट क्लास में जाते थे, तो जनरली 12 महीने का ये पीरियड है. बट ये जापान में भी ऐसे ही होता है, अमेरिका में भी ऐसे ही होता है, चाइना में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी. हम एक क्लास को 12 महीने की मानते हैं और उसके बाद हम उस स्टूडेंट को प्रमोट कर देते हैं कि वो नेक्स्ट क्लास में चला जाए. बेटे 12 महीने क्यों आया? लॉजिकली कंसेप्ट ये समझ नहीं आ रहा. Why 12 months? Why not 6 months? Why not 3 months? Why not 10 months? बेटे अब हमने ये एक assumption, एक प्रिंसिपल, एक पॉलिसी, एक कन्वेंशन, लॉ में लिखा नहीं हुआ, बट वी हैव फॉलोड अ कन्वेंशन. बेटा सदियों से चलता आ रहा है, तो हमने उसको 12 महीने का एक पीरियड मान लिया. Similarly, if I prepare an account, अब सुनना जरा ध्यान से जो मैं कहने जा रहा हूं. If I prepare an account, whether I am a USA company, whether I am a Indian company, whether I am a Japanese company, any company I may be, generally my financial statements are prepared for a particular period, and that period is 12 months. बेटे वो पीरियड 12 महीने का होता है. हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप अमेरिकन कंपनी को देखें, यूरोपियन कंपनी को देखें, तो पीरियड स्टार्ट फ्रॉम जनवरी एंड एंड अप टू दिसंबर. एंड इफ आई सी इंडियन कंपनी, माय अकाउंटिंग पीरियड इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एंड इट एंड्स ऑन मार्च. It depends, but the point is we are not concerned कि कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है. हमें ये मतलब है कि 12 महीने का पीरियड होता है. It means financial statements are being prepared for 12 months. अब सुनना, कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट हो रही है. बेटे आपको याद है एक बंटी था, बंटी की कहानी मुंह जबानी. बेटे ये अकाउंटिंग पीरियड है बंटी का, अज्यूम कर रहे हैं. एंड मैं फॉर सिंप्लिसिटीज मैं जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 ले रहा हूं बेटे आपको, ताकि समझ आए, और कोई बात नहीं है. इट मींस 12 महीने का ये जो पीरियड है 2021 का है. और अब द पॉइंट इज ये जो पीरियड है ना 12 महीने का बेटे बड़ा ही प्रीशियस सा पीरियड है. इस 12 महीने में in this 12 months there are numerous transactions will be there, lakhs of transactions, crores of transactions होंगी. पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे, लेन होगा, देन होगा, आई हैव टू गिव समथिंग, आई हैव टू पे समथिंग, कैश विल इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, बड़ा कुछ होने वाला है बेटे. बट द लॉजिक इज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब सवाल ये आता है कि सपोज करते हैं बंटी को एक सैलरी पे करनी थी अपने एम्प्लॉइज को, एंड द सैलरी इज $1,20,000 फॉर 12 months. 12 महीने की सैलरी $1,20,000 डॉलर्स आती है जो उसको पे करनी है. ठीक है जी. नाउ
Now he has paid actually he has paid $1,20,000. फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटे, 1,20,000 ही देने दे, 1,20,000 ही दे दिए, क्योंकि इंप्लॉइज ने वर्क किया, employees have performed their duties, they have done the hard work, they have performed the work, and it means they have the right to get the salary as per minimum wages act. तो बंटी ने 1,20,000 की पेमेंट भी कर दी, क्योंकि वो 12 महीने की थी, 12 महीने की पेमेंट कर दी. बट सपोज करते हैं कि इंप्लॉइज को हमें देना है 1,20,000, बंटी हैज टू पे 1,20,000, बट बंटी हैज नॉट पेड 1,20,000, ही हैज ओनली पेड $1,00,000. आई रिपीट माई गोल्डन वर्ड्स. बेटे यहीं पर लॉजिक छुपा हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात को. अक्रूवल कंसेप्ट कह दें या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कह दें, आई रिपीट, मैंने कहा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट और अक्रूवल कंसेप्ट, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग. नाउ द पॉइंट इज दैट इफ actual amount of salary which the Bunty is liable to pay, that is $1,20,000 for that particular 12 months, but he has not paid $1,20,000 due to any reason. We are not concerned with the reason. He has actually paid $1,00,000, but he has taken the services. उसने काम करवा लिया, उसने एम्प्लॉय से काम सर्विसेज पूरे करवाए 12 महीने के, लेकिन उसने सैलरी खाली 10 महीने की पे की, 2 महीने की उसने कहा अभी पैसे नहीं है, नेक्स्ट मंथ में मैं दे दूंगा. सवाल यह आता है कि ये जो 12 महीने का पीरियड है, इसमें जब आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, एट द टाइम ऑफ इनकम स्टेटमेंट, बेटे जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वी विल राइट ऑन एक्सपेंसेस एंड वी विल राइट ऑन इनकम. The point is now actually that Bunty has not paid $1,20,000, rather he has paid only $1,00,000. Now the question is, बेटा सवाल ये आ रहा है कि वो $1,20,000 की जो सैलरी है जिसकी उसने सर्विसेज ले ली है, भले पैसे दिए या नहीं दिए, $1,20,000 का काम करवा लिया है, लेकिन $1,00,000 दिए, तो क्या हमें $1,00,000 डेबिट करने चाहिए या $1,20,000 डेबिट करने चाहिए? बेटे अक्रूवल कंसेप्ट यहीं पर आकर खड़ा हो गया. रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट सेज दैट व्हेन यू हैव अवेल्ड द सर्विसेज, जब आपने उनसे पूरी सर्विसेज ले ली, जब आपने खर्चा कर दिया, जब आपने सब सर्विसेज सेवाएं ले ली, अब आपने पैसे दिए हो या ना दिए हो, इट इज इमटेरियल. We will not take into consideration that whether actually cash has been paid or not, but if that kharcha, that expense, that service you have enjoyed or you have availed during that particular 12 months, it means it is your expense. It means बेटे हम क्या करेंगे, हम 1,00,000 को नहीं डेबिट करेंगे, we will debit $1,20,000 even if you have actually paid $1,00,000, because the logic is, the point is not that whether you are paid or not. The point is आपने उस खर्चे को कर दिया, आपने उसकी पेमेंट की या नहीं की वो देखा नहीं जाएगा. एक बच्चा कहता सर एक बात बताओ कि अगर बंटी ने $1,20,000 की जगह इंप्लॉइज को एडवांस में पैसे दे दिए होते, अगर एम्प्लॉइज को $1,50,000 दे दिए होते फॉर 12 मंथ्स, तो क्या उस केस में हम $1,20,000 ही एक्सपेंस मानते या $1,50,000 का एक्सपेंस मानते? बेटे कैसे बात करते हो? इसका मतलब आपको द पॉइंट इज द पॉइंट व्हिच आई वांट टू टेल यू इज नॉट क्लियर टू यू. आई सेड दैट इफ यू हैव अवेल्ड द सर्विसेज, अगर आपने वो खर्चा कर दिया है, अगर आपने वो सर्विसेज ले लिए हैं, तो आपने पे किया हो या ना किया हो, इट इज इमटेरियल. द पॉइंट इज आपने वो $1,50,000 में से $1,20,000 का सर्विसेज ले लिया है and you are liable to pay for that. So it means $1,20,000 still will be treated as an expense. We will not treat $1,50,000 as expense. Rather that $30,000 which you have paid in advance, that will be named as prepaid expense and it will be shown as an asset. The point is, in income statement we will always follow accrual concept or it is named as revenue recognition concept. बेटे मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूं, सुनना यार बेटे प्लीज, 2 मिनट की बात रही है. I can say there are 2 types of methods of accounting, but when I say as per IASB, when I say as per IFRS,
when I say as per International Accounting Standard Board, I will not promote one method. No doubt for explaining purpose I am just telling you there are two types of method. One is cash system of accounting. अभी बेटे नोट्स मैंने बनाए हैं, अभी देखेंगे, अभी पहले आप समझ लो. और दूसरा होता है बेटे अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. बेटे पहले जमाने में गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा है मुझको, वो ठंडी हवा की झोंके. बेटे उस जमाने में क्या होता था कि आप एक्सपेंस को एक्सपेंस तभी मानते थे इफ यू आर फॉलोइंग दिस सिस्टम, देन वेदर यू हैव अवेल्ड द सर्विसेज और नॉट, इट इज इमटेरियल. आपने कैश दिया तभी उसको एक्सपेंस माना जाएगा, और आपने कैश नहीं दिया भले आपने सर्विसेज ले ली, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस. तो बेटे ये सिस्टम बड़ा खराब सा सिस्टम था, बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सर्विसेज लेते यार और आप एक्सपेंस नहीं दिखा रहे बिकॉज यू हैव नॉट पेड कैश एंड यू आर शोइंग ह्यूज प्रॉफिट्स, बट आफ्टर 2 or 3 years when you are actually paying the cash, it will be shown as a huge expense, and in that year it will be a loss. So this system, this method of accounting is not been recognized by IASB. The method which we have to follow, that method is named as accrual concept or accrual method of accounting. Whether it is an expense, my dear friends, whether it is an expense, अगर वो expense है मतलब खर्चा है, या वो income है मतलब आमदनी है. Now the point is whether that is a expense or whether that is income or amdani, it is immaterial. The point is it has to be incurred. You have done that expense during that particular period, or you have for income also. We will follow the same concept. बेटे income के लिए भी आप ये मानेंगे कि अगर आप सर्विसेज आपने दे दी उस पर्टिकुलर पीरियड में तो आपके पास अधिकार आ जाता है, आपके पास हक आ जाता है, आपके पास राइट आ जाता है टू गेट दैट मनी. नाउ वेदर एक्चुअली यू हैव रिसीव्ड दैट मनी और नॉट, इट इज इमटेरियल. द पॉइंट इज हक, द पॉइंट इज राइट, द पॉइंट इज अधिकार, द पॉइंट इज यू हैव अवेल्ड द सर्विसेज, यू हैव गिवन द सर्विसेज. आपने गुड्स को सेल कर दिया क्रेडिट में, पैसे मिले हो या ना मिले हो, हम उसी पीरियड की सेल्स मानेंगे जिस पीरियड में आपने वो क्रेडिट की गुड्स को सेल कर दिया. पैसे भले 6 महीने के बाद मिले, वी आर नॉट कंसर्न. इट मींस द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, द कंसेप्ट, द लॉजिक विच वी विल बी फॉलोइंग, दैट इज नेम्ड एज अक्रूवल कंसेप्ट. बेटे इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. खर्चे को हम खर्चा मानेंगे जब हमने वो खर्चा कर दिया. पैसे देने के मोहताज हम नहीं हैं, उर्दू में बोल रहा हूं. आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन द मनी, वेदर आई हैव एक्चुअली पेड इट और नॉट. आई एम नॉट मोहताज ऑफ वेदर आई हैव पेड इट और नॉट. खर्चा will be treated as a खर्चा, expense will be treated as a expense when it has been incurred. It is immaterial whether paid or not. Income will be treated as income when we have the right to get that money. Whether we have received it or not, it is immaterial. बेटे आप क्लास नोट्स जल्दी से खोल लें. मैंने बड़ा प्यारा सा आपके लिए एक थ्योरी लिखा है, और बेटे मैंने बड़ी प्यारी सी एक आपको आज विकिपीडिया दिखानी है. मजा आ जाएगा बेटे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर आपने ध्यान से बैठ के थोड़ी सी मेरी बात सुन ली तो समझ लीजिए 5 मिनट की तो बात रहेगी बेटे, कंसेप्ट ही खत्म होने वाला है. लिखेंगे, सभी लिखेंगे बेटा. मैं आपसे रिपीट करूंगा, आप सभी लिखेंगे. अभी मैं आपको अपनी स्लाइड्स में दिखाऊंगा. अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. There are 2 broad approaches, or I will say there are 2 broad methods of accounting. जब अभी I have just discussed, those 2 methods. I can say one method is cash basis and the second method is accrual basis. When I say cash basis, it means I will do accounting only for cash. रोकड़ा आ रहा है तो एंट्री करेंगे, रोकड़ा जा रहा है तो एंट्री करेंगे. I am only concerned with रोकड़ा. Now this type of accounting is not good because it does not give a true and fair view, but because we want to do accrual, we want to understand accrual, so at least we should differentiate कि भाई कैश में ये होता है, accrual में ये होता है, तो हम ज्यादा एक क्लैरिटी दे पाएंगे अक्रूवल सिस्टम को. इफ आई एम अवेयर दैट दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कैश अकाउंटिंग, तो आप अपने रजिस्टर में नोट कर रहे हैं. कैश बेसिस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हेन कैश इज रिसीव्ड.
For income we will use received, and for expenditure we will use paid. But I will not be doing this in whole financial accounting. We will not be following this concept. हम accrual concept को follow करेंगे. accrual में क्या लिखा है? Regarding the transactions in a period they occur. क्या बढ़िया सी बात है. I will record that expense, that income as income in the period in which they occur. It is not on the basis of paid or receipt. ठीक है जी, मैं आ गया जी. आपके लिए बड़े प्यारे से एग्जांपल्स लेकर आया हूं. आई एम भूपेश आनंद. आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट. आई एम कंपनी सेक्रेटरी. आई एम कॉस्ट अकाउंटेंट. आई डिड डिप्लोमा IFRS फ्रॉम ACCA लंदन. बेटे मैंने अभी भी बड़े सारे कोर्सेज CFA बाकी सब कुछ कर रहा हूं. द पॉइंट इज आई एम ऑल्सो अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो मैंने अपनी फर्म को लेकर एक आपके लिए एग्जाम्पल फ्रेम किया है. बी पॉइंट लिख लें. इन अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, the system which we are doing, revenue is recognized. It means we will treat it as a revenue when earned. It means when we have got the right to receive that, when we have given the services, then we have the right, then it means we have earned, whether receipt or not, it is immaterial. So it is not necessary to receive in cash. मैंने एक एग्जांपल लिखा. आई एम ए CA फर्म भूपेश आनंद एंड एसोसिएट्स. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फर्म इंडिया में दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरे बड़े सारे क्लाइंट्स हैं. वन ऑफ द क्लाइंट हैज टू पे मी द कंसल्टेंसी सर्विसेज. हम कंसल्टेंसी देते हैं, टैक्स कंसल्टेंसी, ऑडिट कंसल्टेंसी, फाइनेंस कंसल्टेंसी, पोर्टफोलियो कंसल्टेंसी, एंड वी आर गेटिंग द कंसल्टेंसी फी फ्रॉम दैट. अज्यूम करते हैं कि आई हैव टू रिसीव मेरे को $50,000 की कंसल्टेंसी मिलनी है. आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट. It means $50,000 is my income because I will be receiving that. So that $50,000 which I will be getting from my client will be treated as an income for me. But I have taken 3 scenarios. And on the basis of that 3 scenarios, I will explain you that what I mean by accrual concept and how much income I will credit. Now, the point is, I did the services for that particular period. It means I have the right to get that $50,000. So whether I have received it or not, whether I have received in advance or not, my point is I will credit $50,000 in my income statement. तो बेटे यही बताया मैंने. आइए देखते हैं. बेटे सभी बनाएंगे. देखिए मैंने 3 सिनेरियोज बनाए हैं. बड़ी मेहनत की है बेटे आपको लॉजिक बताने के लिए. कंसल्टेंसी फीस $50,000. क्लाइंट 1 अज्यूम करते हैं. सिनेरियो 1 अज्यूम कर लेते हैं. क्लाइंट 1 अज्यूम कर लेते हैं. पेड $50,000. Client 2 paid $70,000, but I have the right to receive only $50,000. He has given me $70,000. And client 3, because I have done the services, this is situation, let it be 3. Scenario 3, I have done the services for $50,000, but he is paying me only $40,000. Now the point is, because I have already given the consultancy and I have the right to get $50,000. So $50,000 will be my income. I will recognize 50,000 रुपए की इनकम को मैं recognize करूंगा सिनेरियो 1 में भी, सिनेरियो 2 में भी, सिनेरियो 3 में भी. तो मैंने यही लिखा है. रेवेन्यू इनकम चेक करिए. $50,000, $50,000, $50,000. But in case of scenario 2, the client has paid me $70,000, but he is supposed to pay me $50,000. It means he has given me $20,000 इन एडवांस. बेटा मैंने बताया था आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मिल गया, आपके लिए लायबिलिटी है. तो अब देखिए मैंने क्या लिखा है. earned revenue. It means that revenue which I have received, for which I have not given the services. मैंने अभी उसकी सर्विसेज नहीं दी, अभी देनी है. इसका मतलब मेरे पास उस 20,000 लेने का हक नहीं है, राइट नहीं है. सो as per accrual concept, I will not recognize this $20,000 as my income, because I will only recognize that much income for which I have given the services. थर्ड केस ले लेते हैं. बेटे उस क्लाइंट ने 50,000 देने थे, दिए 40,000. इसका मतलब 10,000 कम दिए. इट मीन्स 10,000 के ऊपर मेरे पास राइट है. आई हैव टू get that money. No doubt I have not received, so I will recognize $50,000. वो तो बिल्कुल क्लियर है. But $10,000 is my, I have to get it. So that is accounts receivable. जैसे गुड्स हमने बेच दी और अभी पैसे नहीं मिले, तो accounts receivable $10,000 will be in third situation. बेटे मैं इसी तरह से एक्सपेंस की बात करूं. In accrual basis of accounting, expenses are recognized. बड़े इंपॉर्टेंट है. इन accrual basis of accounting,
In accrual basis of accounting, expenses are recognized when incurred. So it is not necessary to pay expenses in cash. It is not necessary. Cash payment is not a condition. Rather, I have incurred it or not, that is a condition. Again, I have taken a very beautiful example for you. मैंने एक बड़ा सा अच्छा सा example लिया. मैंने कहा I have to pay $1 lakh as annual salary. The same example which I have just discussed 3-5 minutes back, and I have to pay $1 lakh as salary. In one scenario, I will be paying 1 lakh. In one scenario, I will be paying advance salary. It means more than 1 lakh. And in a third scenario, I will be paying less than 1 lakh. Whether it is any scenario, जब मैंने उनसे सर्विसेज ले ली, जब मुझे उनको पैसे देने हैं, जब उनके पास मेरे से पैसे लेने का हक आ गया, जब मैंने वो एक्सपेंस इनकर्ड कर दिया, तो जिस पीरियड में इनकर्ड किया है उस पीरियड का ये एक्सपेंस माना जाएगा. So that's the same point I have written. Calculate the expense to be recognized in the following 3 scenarios. Just have a look on this. I have to pay $1 lakh. Whether I have paid 1 lakh, whether I have paid $1,50,000, whether I have paid $70,000. So I have taken 3 scenarios. In first scenario, second scenario, or third scenario, just have a look on this. Expense to be recognized will be $1 lakh, $1 lakh, $1 lakh. But in second scenario, I have paid more than that. Even if I have not received the services for that $50,000. So that $50,000 जिसका मैंने अभी तक सर्विसेज भी नहीं दिया, तो मेरे पास राइट नहीं है. I have not taken the services, so they don't have the right, but still I have paid. So that is not a recognized expense. Rather, I will write it down as a prepaid expense, as a advance salary. This is my asset. बेटे एसेट में मैंने एक्सप्लेन किया था. आउटस्टैंडिंग सैलरी, बेटे आप थर्ड सिनेरियो देखिए, 70,000 रुपए दिए, आई हैव टू पे 1 लाख, इट मींस आई हैव पेड लेस देन 30, तो 1 लाख विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, और इस 30,000 को मेरी ऑब्लिगेशन मानेंगे. करंट ऑब्लिगेशन है, करंट लायबिलिटी में आएगा. तो बेटे थंब रूल क्या है, बड़ा सिंपल सा लिख लें. बी पॉइंट, रूल ऑफ थंब फॉर इनकम, ऑलवेज लुक फॉर इनकम ऑड वेदर रिसीव्ड और नॉट. क्या बढ़िया सा थंब रूल है बेटे, बना लो तो अच्छा है. मैंने बड़ी मेहनत की बेटे आपके लिए, हाई एंड रिटन स्लाइड्स बनाई है. रूल ऑफ थंब फॉर इनकम, ऑलवेज लुक फॉर इनकम ओल्ड वेदर रिसीव्ड और नॉट. रूल ऑफ थंब फॉर एक्सपेंस, ऑलवेज लुक फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड. बेटे यहां देखो अर्न्ड है, यहां इनकर्ड है. ठीक है जी, यहां इनकर्ड है, यहां अर्न्ड है, यहां इनकर्ड है, वेदर पेड और नॉट. ठीक है जी. अब मैंने क्या किया, कुछ बच्चे हिंदी में मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कभी हिंदी में भी बता दिया करो, तो मैंने हिंदी वाले बच्चों के लिए भी कुछ लिखा. मैंने लिखा उस काम को खर्चा मान लो जो तुमने करा लिया है. इट मीन्स द सर्विसेज विच यू हैव अवेल्ड दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस. उस काम को खर्चा, एक्सपेंस मत मानो जो तुमने नहीं कराया है, जो तुमने कराया ही नहीं है. इट कैनॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस. पैसे दे दिए हैं या नहीं, हम उसके मोहताज नहीं हैं. उर्दू का वर्ड लिखा है मोहताज, डिपेंडेंट नहीं है. वी आर नॉट डिपेंडेंट वेदर वी हैव एक्चुअली पेड इट और नॉट. We have got the services. It means we have the duty to pay. We have the obligation to pay. That is important, and we can debit. खर्चे एक्सपेंस को हम पेमेंट होने पर खर्चा नहीं मानते, because that is a cash accounting system. खर्चे एक्सपेंस को एक्सपेंस तब मानते हैं जब हमने काम करवा लिया हो. ठीक है जी. इनकम में आ जाते हैं. इनकम और आमदनी को हम आमदनी तब मानते हैं जब हमने काम कर दिया. We have given the consultancy. ओके, तुम्हें पैसे मनी पाने का अधिकार ले लिया. वंस वी हैव गिवन द सर्विसेज, इट मींस वी हैव गॉट द राइट फॉर दैट, एंड हेंस वी हैव द राइट. इट मींस दैट इज in the year in which I got the right, it will be revenue, it will be recognized as revenue in that particular year. It is irrespective of the fact whether we have actually paid, we have actually received or not. बेटे मैंने बड़े प्यारे एग्जाम्पल से सैलरी से उससे बताया. आइए एक बार देखते हैं विकीपीडिया क्या कह रहा है. बेटा बड़ा प्यारा सा मैंने आपके लिए विकीपीडिया रखा है, आइए देखें. बेटे ये देखिए, अक्रूवल इज दिस इज इन फाइनेंस, इन दिस इंटरेस्ट और दिस. बड़ा प्यारा सा इन्होंने मेंशन किया है दैट व्हाट आई मीन बाय अक्रूवल. अक्रूवल सिस्टम है क्या. मुझे विकीपीडिया बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि उन्होंने एक एक वर्ड को भी एक्सप्लेन किया. बेटा ये देखो, पूरा एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने. ठीक है जी.
आइए मैं यहां पर कह रहा हूं अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग. अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ टाइम वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर प्रिस्क्राइब्ड. द कैश बेसिस एंड द अक्रूवल बेसिस आर द टू प्राइमरी मेथड्स फॉर ट्रैकिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस. बट एज पर IASB, एज पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वी विल बी फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो बेटे आप एक बार विकिपीडिया में जाएं, बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं. आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको बेटा. इन्हीं बातों के साथ आज का ये लेक्चर नंबर 14 में कंप्लीट कर रहा हूं. बेटे अभी 5-6 लेक्चर्स हो रहे हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं. रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है.